वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं, आप लोग भी आ चुके हैं। आपके कमेंट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भूगोल अर्थात जियोग्राफी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके पेपर 1। अब पेपर 1 मतलब कि किसका पेपर 1? तो ज्योग्राफी का पेपर 1, लेकिन किस विषय वस्तु के लिए, मतलब कि किस ईयर के लिए बातें हम बता रहे हैं आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित बातें आपको मैं बता रहा हूँ। बीए द्वितीय वर्ष मतलब बीए सेकंड ईयर की परीक्षा हेतु जियोग्राफी फर्स्ट पेपर से किस प्रकार के प्रश्न नए तरीके से नए पैटर्न पर आधारित 2021 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। या इसी प्रकार से अगर 2022 में या फिर अन्य आगे आप परीक्षाएं देते हैं तो उसके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बड़े ही आसानी से वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और जाहिर सी बात है आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर के अंतर्गत। इस सेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और बहुत ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा होनी है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की चर्चा करते कि बीच बीच में ऐसी बातों को बताने का प्रयास करूंगा जिससे और भी आपके क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। तो एक प्रकार से जो वीडियो के बीच में मैं बातें बताऊंगा उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस है लगभग जो है क्वेश्चंस आपको दिखाने का प्रयास करूँ अगर, तो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वही मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो कल की वीडियो होगी, कल रात 9 बजे में आपके सामने मैं जो है समाजशास्त्र की वीडियो लाऊंगा। उसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न होंगे, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और जानते हैं आखिरकार बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पेपर 1 के अंतर्गत जो जियोग्राफी यानी भूगोल कहा जाता है उस पेपर 1 का क्या नाम है। ध्यान रखेंगे अगर आप किसी भी ईयर में है या फिर आपके अंतर्गत पेपर का नाम आपके मेरे प्यारे दोस्तों अगर आर्थिक भूगोल है मतलब इकोनॉमिक जियोग्राफी, बड़े ही ध्यान समझिएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के वीडियो के अंतर्गत मेरा मेन फोकस होगा आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल से ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाए हैं। पेपर 1 आर्थिक भूगोल का नाम, मतलब कि पेपर 1 का नाम क्या है? आर्थिक भूगोल है। और इसी के अंतर्गत सारी बातें आज की वीडियो के अंतर्गत होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत हो चुकी है। यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए। सभी लोग, जितने लोग हमको देख रहे हैं, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और बड़े ही आसानी से आप जो है इसको हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, आप लोगों को प्रश्नों को ध्यान से जो मैं पढ़ूंगा उसको सुनना है। उसके बाद में आपको 4 ऑप्शंस मैं बोलूँगा, उन ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट होगा उसको आपके अपने मन में सोचना अगर आपको पता है, और अपने जो है एक प्रकार से अपने जो काउंट है आपके क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं उसको भी काउंट करते रहिएगा। और इसी के साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 3 सेकंड लगभग आपको समय दूंगा एक प्रश्न को करने के लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि आखिरकार जो है क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। मैं आप सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने कहा, और वह विद्वान कौन से हैं उनमें से मैं विद्वानों के नाम आपको बताना चाहता हूं। ए ऑप्शन है सी एफ जोन्स, बी ऑप्शन है आर ई मर्फी, सी ऑप्शन है हिकेटियस और डी ऑप्शन है एनओटी, मतलब कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग सोचिए फटाफट। चलें, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने आपको बताया कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन, सबसे पहले इसको समझ लीजिए इस कथन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में मैं अभी आंसर बता रहा हूं आपको। आर्थिक भूगोल क्या होता है? अर्थ मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ऐसी चीज़ें, ऐसी आपकी जीवन की आवश्यकताएं जितनी हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ जो है तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ मुद्राओं की आवश्यकता होती है, या कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं अर्थतंत्र के अंतर्गत आती हैं। आपको मान लेते हैं आपके जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारी विधियां, मतलब मान लेते हैं आपको एक प्रकार से जूता लाना है, या एक प्रकार से आपको मेरे प्यारे दोस्तों अगर रोटी कपड़ा मकान या किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी करनी है, तो बिना पैसे के आपको पता है नहीं पूरी होगी।
तो पैसों के लिए ही एक प्रकार से पैसे वाला जो मैटर होता है, ऐसी जियोग्राफी जिसमें एक प्रकार से फ़ायदा हो या फिर प्रॉफिट हो या फिर लाभ हो, हानि हो, संसाधन वगैरह, ये सारे मुद्दे जो कि पैसे से संबंधित होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या है? मनुष्य के जीविकोपार्जन की, मनुष्य के जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन मतलब क्या होता है? जीवन यापन करने के लिए, कि जीवित रहे मनुष्य उसके लिए। तो मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों, तो एक विधि है किसके लिए? विधियों में से एक स्थान से। अगर मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए देखा जाए तो उस विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता, आखिरकार कोई व्यक्ति मतलब मान लेते हैं मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी अन्य विधि का उपयोग कर रहा हूँ, मतलब मान लेते हैं मैं कोई दूसरी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वही कोई व्यक्ति, आप हैं या फिर कोई अन्य स्थान पर बैठा व्यक्ति है, वह किसी दूसरे तरीके से अपने घर का खर्च चला रहा है, या इसी प्रकार से अन्य व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने घर का खर्च चलाए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई एक प्रकार से किसान है, कोई एक प्रकार से कोई मतलब अलग अलग अपन धंधे जो है अपने अपने धंधे होते हैं लोगों के। तो अपने अपने धंधों के माध्यम से लोग अपने घरों की जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब कि जीवन यापन करते हैं। तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता, हो सकता है कि कोई और मास्टर हो या फिर हो सकता है कोई और डॉक्टर हो, तो समानता और विषमता मतलब कि अंतर और समानता, तो हो सकता है कि मेरे द्वारा मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ वही दूसरा व्यक्ति भी कर करके अपने जीविकोपार्जन कर रहा है अपना, और वही मैं कर रहा हूँ, हो सकता है वो अलग तरीके से जीविकोपार्जन कर रहा है। तो ये इन्हीं सब सारी चीज़ों को का अध्ययन क्या कहलाता है? यही इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन अगर हम करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल कहते हैं। यह बात बताई मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को कहते हैं कौन? R.E. मर्फी। क्या कौन कहते हैं इसको? R.E. मर्फी कहते हैं। वहीं C.F. जोन्स ने भी आर्थिक भूगोल की परिभाषा को लेकर के एक अच्छी खासी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। उत्पादक व्यवसाय समझते हैं, उत्पादक की जो चीज़ें आप उत्पादन करते हैं उन्हीं व्यवसायों का अध्ययन करती है। कुछ प्रदेश विशेष विधि जो विविध रूप से होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, कुछ प्रदेश विशेष विविध वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्यात में क्यों अग्रणी हैं, और क्यों कुछ दूसरे प्रदेश जो हैं इनमें इन वस्तुओं के आयात निर्यात में या उपभोग में अग्रणी हैं, या कुछ पीछे क्यों हैं, इन्हीं सब की व्याख्या कौन करता है? आर्थिक भूगोल करता है। यही परिभाषा दी है C.F. जोन्स महोदय ने। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों अलेक्जेंडर महोदय के अनुसार उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इन मैंस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्सिंग एक्सचेंज एंड कंज्यूमिंग वेल्थ। मतलब इसका होता है आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की क्रियाओं, उत्पादन, विनिमय एवं संपत्ति या संपत्ति के उपभोग करने की क्षेत्रीय जो भिन्नता होती है अलग अलग स्थानों पर, उसी के बारे में बताता है। अलेक्जेंडर का मानना ऐसा। तो कोई भी आपसे पूछा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका। तो पहला प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? R.E. मर्फी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं हैं? निम्न में से कौन प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं कौन सी हैं? भैया प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं कौन सी, बताने का प्रयास करें। प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं कौन सी है? प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए में आपको दिया है लकड़ी काटना, बी ऑप्शन दिया है मछली पकड़ना, सी ऑप्शन दिया खनिज पदार्थ निकालना, और डी ऑप्शन दिया है ये सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका? निम्न में से कौन प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं हैं? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ तो इनमें से आपको सभी पता होगा, ये सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। लकड़ी काटना जो है एक प्रकार से जंगल जो है हमको प्रकृति के द्वारा मिला है, पेड़ हमको प्रकृति के द्वारा मिला है। तो प्राकृतिक चीज़ों का अगर हम दोहन करते हैं तो क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन होता है। इसे जंगल से अगर लकड़ी आप काटते हैं तो प्राथमिक उत्पादन है, आप प्राथमिक रूप से उत्पादन कर रहे हैं। अगर ये इसी लकड़ी की आप कुर्सी बना ली, अगर इसी लकड़ी की आप कुर्सी बना ले मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होगा? अगर आप कुर्सी बना लेते हो तो यह द्वितीयक उत्पादन हो गया। क्या हो गया? यह द्वितीयक उत्पादन हो गया। प्राथमिक उत्पादन क्या? जंगल से लकड़ी काटना क्या है? प्राथमिक उत्पादन है। लेकिन उसी लकड़ी का आप कुर्सी बना लें, मेज़ बना लें, या फिर किसी उपयोग में ले लें, तो वह क्या होगा? द्वितीयक उत्पादन हो गया। समझ में आ रही बातें? यहाँ पर प्राथमिक उत्पादन मछली पकड़ना, क्योंकि मछली जो है प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है और समुद्र में पाई जाती है। मछली को आप पकड़ करके क्या करते? पकड़ते हैं। तो मछली पकड़ना क्या है? प्राथमिक उत्पादन है। लेकिन उसी मछली को आप अच्छे तरीके से तेल में तल भून के खाने के योग्य बनाएं, तो वह क्या हो गया? द्वितीयक उत्पादन हो गया।
वही नेक्स्ट आप समझते हैं तो यहाँ पर आप देखें खनिज पदार्थ निकालना। खनिज पदार्थ भी प्रकृति के द्वारा हमको मिले हुए होते हैं। इसका जब हम दोहन करते खनिज पदार्थों को खान से हम जब निकालते हैं तो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन उन्हीं खनिज को अगर हम सही तरीके से बना करके अच्छे तरीके से इधर उधर कर देते हैं या फिर उनमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं तो द्वितीयक उत्पादन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही हैं? चलें, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों के आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, कपास से कपड़ा तैयार करना किस उत्पादन के अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे दोस्तों, कपास से कपड़ा, कपास जो है एक प्रकार से क्या करा जाता है, बोया जाता है। और कपास से कपड़ा तैयार करना किस उत्पादन के अंतर्गत आ सकता है? तो कपास से कपड़ा तैयार करना मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बताना चाहूँ तो तीसरे का करेक्ट आंसर होगा द्वितीयक। हमने आपको बताया था उसमें कुछ हेर फेर अगर करें तो द्वितीयक उत्पादन के अंतर्गत तो पहुँच जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अगला प्रश्न कहाँ गया? हाँ चलें, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि मछलियों के भोजन को क्या कहते हैं? मछलियों के भोजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया प्लैंकटन, बी में दिया छिपकली, छिपकली मछली को खाएगी नहीं, ना मेढक को मछली खाएगी, ना तो बैक्टीरियोफेज को खाएगी। बैक्टीरियोफेज बहुत छोटा सा कीटाणु होता है, बच्चा कौन? प्लैंकटन। प्लैंकटन जो होते हैं या कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्लैंकटन जो है दोस्तों वह पाए जाते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ आकर के मिलती हैं, वहीं पर प्लैंकटन नामक जीव पाए जाते हैं और इन्हीं को मछलियाँ खाती हैं, इसलिए मछलियों का भोजन कहा जाता है प्लैंकटन को। और जहाँ पर प्लैंकटन की अधिकता होगी वहीं पर मछलियाँ पाई जाएंगी। और प्लैंकटन की जो है मात्रा मेरे प्यारे दोस्तों स्वच्छ जल में नाइट्रोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। जहाँ ठंडे एवं गर्म जल की धाराओं का संगम होता है वहाँ विविध प्रकार के प्लैंकटन जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। छिछले पानी में सूर्य की किरणें समुद्री सतह तक पहुँच जाती हैं और यहीं पर प्लैंकटन की मात्रा अधिक होती है और यहीं पर मछलियाँ भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा सकता है। तो प्लैंकटन जो है मछलियों का भोजन है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान ने संसाधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना है? तो संसाधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए तीन तत्वों को महत्व माना है। किसने माना है भैया? किसने माना है? इसको बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट। तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए में आपको दिया है CF जोन्स, बी ऑप्शन में दिया है RE मर्फी, सी ऑप्शन में दिया है जिमरमैन और डी ऑप्शन में दिया है थेल्स। क्या करेक्ट आंसर होगा पांचवे का? पांचवे का क्या करेक्ट आंसर होगा भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं। पांचवे का सी आंसर का इज राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर। जिमरमैन जो है इन्होंने तीन प्रकार के संसाधनों के तत्वों को बताया है। इन्होंने कहा तीन प्रकार के संसाधनों में जिमरमैन ने कि एक तो वे संसाधन होते हैं जिस पर मानव आश्रित हो या फिर निर्भर हो। दूसरे वे संसाधन होते हैं जिससे मानव की इच्छा पूर्ति होती हो। जैसे मानव किस पर आश्रित होता है? जैसे घास या पेड़, इन सभी पर क्या होता है? मानव जो है आश्रित होता। तो ये संसाधन हो गए या जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं उन पर। और दूसरे वे जिनको मानव इच्छा पूर्ति हो, मतलब जिससे मानव की इच्छा पूर्ति हो। ऐसे संसाधन जिससे मानव कोई इच्छा है मानव की और वह पूर्ण हो जाती है, तो ऐसे संसाधन कुछ होते हैं। दूसरी श्रेणी में रखा और इन्होंने तीसरी श्रेणी में रखा मानव के अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता जो होती है इस पर डिपेंड करता है तीसरा। तो तीन तरीके से बताया किसने? जिमरमैन ने। किसने बताया? जिमरमैन ने बताया। ठीक, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं बताने का प्रयास करें। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं बताने का प्रयास करें सभी लोग। वैसे संसाधन के वर्गीकरण आपसे कभी कभी पूछ ले कि संसाधन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संसाधन नव्यकरणीयता की दृष्टि से चार प्रकार से, मतलब कि कुल मिलाकर के संसाधनों को हम चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला नव्यकरणीयता की दृष्टि से, दूसरा स्वामित्व की दृष्टि से, तीसरा वितरण की दृष्टि से और चौथा जो होता है आपका उपभोग की या फिर उपयोग की दृष्टि से। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह स्रोत होता है जिससे मानव की जो जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं की पूर्ति पूर्णतया होती है या फिर कुछ कम मात्रा में हो जाए, अंशता हो। उपरोक्त संदर्भ में अगर बात की जाए तो स्वयं कोई वस्तु या तत्व जो होते हैं संसाधन नहीं होती है, उसकी संसाधनता मानव की आवश्यकता पूर्ति या कठिनाई का निवारण करने की आंशिक या पूर्णता क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब मान लेते हैं
मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर दिन भर में 20 वीडियो डालूं और 20 वीडियो को देखने के लिए कोई मतलब ऑडियंस ना हो तो कोई मतलब नहीं ना। तो इसी प्रकार से ऐसी कोई वस्तु जिसका उपयोग दैनिक जीवन में ना हो, ऐसी कोई वस्तु जिसका उपयोग दैनिक जीवन में ना हो, उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। डिपेंड इस पर करता है कि मानव जो है उस वस्तु पर कितना आश्रित है। जैसे मान लेते कोयला है तो कोयले से मानव क्या क्या कार्य कर रहा है, अभ्रक है या सोना है चांदी, तो उससे क्या क्या कार्य मानव जीवन के हो रहे हैं। अगर सोने का कोई उपयोग मानव जीवन में ना हो तो सोने को हम संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे कोई वस्तु है जिसका मानव जीवन में उपयोग नहीं है तो वह संसाधन नहीं है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भैया 6वां नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान ने संसाधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना? तो जिम्मरमैन हमने बता दिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 6वां कि दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण होती है, यह बात किसने कही है? तो ऑप्शन ए में दिया है आपको चार्ल्स वान बीज, बी ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट ऑफ, सी ऑप्शन दिया है हेमंड और डी ऑप्शन दिया है जिम्मरमैन। क्या करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का? क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त 6 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका प्रेसिडेंट ऑफ। प्रेसिडेंट ऑफ महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ महोदय? कि दीर्घ समय मतलब लंबे समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई करना ही क्या होता है? संरक्षण। संसाधन संरक्षण की परिभाषा को देते हुए जो है प्रेसिडेंट ऑफ महोदय ने ये बातें बताई हैं। तो इसके संबंधित उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु है या कोई भी जो है संसाधन है, अगर उसको आप अधिक से अधिक लोगों की मतलब कि अधिक समय तक अधिक से अधिक लोगों की अगर एक प्रकार से भलाई करवा देते हैं तो वही संसाधन संरक्षण होता है। वहीं चार्ल्स वान हिज महोदय ने बताया संसाधन संरक्षण की परिभाषा देते हुए कि संरक्षण का आशय यह है कि संभावित क्रम में संसाधन प्रायः अधिक मात्रा में रहने चाहिए, जिससे कि यह प्राकृतिक पैतृक संपत्ति पूरे परिमाण के साथ क्या हो, जो आने वाली पीढ़ी है यानी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए बची रहे, उसके लिए उपलब्ध हो सके, ऐसा चार्ल्स वान हिज का मानना है। वहीं जॉन हेज हेमंड कहते हैं कि संरक्षण का अर्थ व्यय से अधिक बचत को सूचित करता है या सावधानी पूर्वक विकास को सूचित करता है। यह शब्द सुधार से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह बातें बताई जॉन हेज हेमंड ने। वहीं जिम्मरमैन महोदय बोलते हैं कि लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तरकालीन स्वीकृति उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान अवस्था को कम करने की कोई विधि संरक्षण कही जा सकती है। वही मेरे प्यारे दोस्तों सबसे छोटी परिभाषा एवं सबसे सुचारू परिभाषा देते हुए एली महोदय कहते हैं। एली महोदय की परिभाषा आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसको याद कर लीजिए। एली महोदय कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। मतलब वर्तमान पीढ़ी में अगर कोयला है 10 किलो है आपके पिताजी के पास, अगर वही 10 किलो कोयला में से वो 2 किलो कोयला खर्च करते हैं, 8 किलो कोयला बचा लेते हैं कि हाँ मेरे बच्चे के लिए बचेगा, तो उसमें से अगर आप जो है आप उसमें से 2 किलो कोयला खर्च करते हैं, आप 6 बचाते हैं। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे अगर अपने वर्तमान पीढ़ी के द्वारा जो संरक्षित की हुई चीज़ें हैं जो कि भावी पीढ़ी के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अगर हम बचाते हैं तो वही क्या होता है? संसाधन संरक्षण होता है, ऐसा विद्वानों ने माना। बस यही है संसाधन संरक्षण और कुछ नहीं है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर। हंटिंगटन। हंटिंगटन एक विद्वान हैं। हंटिंगटन ने विश्व को कृषि प्रदेशों के दृष्टिकोण से कितने परिमंडलों में विभक्त किया? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो हंटिंगटन ने विश्व को कृषि प्रदेशों के दृष्टिकोण से कितने परिमंडलों में विभक्त किया, मतलब बांटा? बताने का प्रयास करें सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3। तो इन्होंने 3 परिमंडलों में विभाजित किया है। किसने मेरे प्यारे दोस्तों? हंटिंगटन महोदय ने। हंटिंगटन महोदय ने विश्व के कृषि प्रदेशों को 3 परिमंडलों में बांटा है। और 3 परिमंडल कौन कौन से हैं? सिंपल सा है प्रथम परिमंडल, दूसरा है दूसरा परिमंडल, तीसरा है तीसरा परिमंडल। तो प्रथम परिमंडल में क्या है? इसमें जो है प्रथम परिमंडल में कृषि के लिए अनुपयुक्त भाग आते हैं। जैसे कि अगर बात करें टुंड्रा प्रदेश हो गया, सतत हिमाच्छित क्षेत्र हो गया। सतत मतलब होता है एक प्रकार से सस्टेनेबल, मतलब कि हमेशा हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर हमेशा बर्फ जमे रहते हैं, या फिर मरुस्थल जहाँ पर कुछ नहीं होता है। दूसरा परिमंडल इन्होंने बताया कृषि को लेकर के
कि ऐसे प्रदेश जहाँ पर हमेशा वन रहते हैं, मतलब वन आच्छादित हो रहते हैं, और उसी के लिए वहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है। इसमें जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश हो गए, विषुवत रेखा के आसपास, और टैगा प्रदेश आ गया। तीसरे परिमंडल को इन्होंने द्योतक करते हुए बताया, क्या बताया इन्होंने, कि यह अनिश्चित कृषि का ही है, और इसमें निम्न अक्षांशीय आर्द्र शुष्क प्रदेश, उत्तरी चीन, मानसूनी प्रदेश तथा शीतोष्ण कटिबंध अर्ध शुष्क प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बताना चाहूँ तो एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने आपको क्या बता दिया, हंटिंगटन ने एक प्रकार से चार जो है परिमंडलों में बांटा। हमने तीन आपको बताया था ना, चार परिमंडलों में बांटा है हंटिंगटन ने। ध्यान रखेंगे, हंटिंगटन ने चार परिमंडलों में आपका बांटा है। ठीक, ध्यान रखेंगे, चार परिमंडल में, आपको तीन हमने बोल दिया, चार परिमंडल है। और चौथा परिमंडल जो इनका है, इसमें कृषि के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, जिसमें कृषि खूब धड़ल्ले के साथ होती है। बाकी तीन में कृषि की मात्रा नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर आपको कृषि देखने को मिलेगी। इसमें आपका देखेंगे तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जो जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर, जहाँ पर जलवायु अधिक मात्रा में, या फिर यूरोपीय, अमेरिकन महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मध्य अच्छासीय, पूर्वी तटीय जलवायु, या इसी प्रकार से आर्द्र उष्णकटिबंध, ये सारे के सारे मुद्दे यहाँ पर, सारे के सारे क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आप ये देखने का प्रयास करें। वहीं विश्व के कृषि प्रदेश को डिनोट करते हुए डी हिटलसी महोदय ने लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 13 तरीके के कृषि प्रदेशों को बताया। पहला बताया चलवासी पशुचारण, दूसरा बताया व्यापारिक पशुचालन, और तीसरा बताया स्थानांतरणशील कृषि, चौथा बताया इन्होंने प्रारंभिक अस्थायी कृषि, पांचवा बताया चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि क्षेत्र, छठवां है इनका चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि क्षेत्र, सातवां है व्यापारिक बगानी कृषि क्षेत्र, आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र, और नौवां है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि क्षेत्र, दसवां है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि क्षेत्र, 11वां है निर्वाहक अन्य पशु उत्पादक कृषि क्षेत्र, और 12वां है दुग्ध पालन कृषि क्षेत्र, और 13वां है विशेषीकृत बागवानी क्षेत्र। हालांकि ऐसे एग्जाम्स में आपसे पूछेगा नहीं, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से इसको तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वैसे पढ़ने की आवश्यक मतलब कि आप एक दो बार सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आप समझ जाएंगे सारे मुद्दों को। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, चावल की बुआई के समय। सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं या फिर पुराने जुड़े हुए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और कल की वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि जो है सर सोशियोलॉजी के लाइए या फिर अन्य वीडियोज़ के, तो कल की वीडियो में रात 9 बजे सोशियोलॉजी का एक प्रकार से लाइव जो है वीडियो आपके सामने आएगी। तो रात 9 बजे कल उपस्थित होने का प्रयास करें। डेली इसी प्रकार से 9 बजे मैं जो है आपके सामने एक मॉडल पेपर देने का प्रयास करूँगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तैयार हो जाएगा सारे मुद्दे, और जितने भी लोग परंपरागत रूप से प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, तिलक उत्तरीय, इनसे संबंधित मॉडल पेपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी 2-3 मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध हैं, तो उस सभी को देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कि चावल की बुआई के समय औसत तापमान होना चाहिए। चावल की बुआई के समय औसत तापमान कितना होना चाहिए भैया? तो चावल की बुआई करते समय औसत तापमान जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए में 20 से डिग्री से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें प्राथमिक विकास के लिए, चावल की प्राथमिक विकास के लिए 23 से 24 डिग्री का सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगर चावल पक रहा है तो उसके समय जो है तापक्रम की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकार से चावल के लिए उपयुक्त तापमान माने जाते हैं। वहीं चावल की कृषि के लिए कम से कम 100 से 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा का होना अनिवार्य होता है। 2-2.5 महीने तक यदि खेतों में पानी भरे रहते जड़ों के आसपास, तो एक प्रकार से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी, ताज़े पानी जो है एक प्रकार से भरे रहें या फिर धीमा स्राव होता रहे, ताकि पौधों का विकास तीव्र गति से हो सके। ये धान के लिए है। धान के एक प्रकार से अगर बात करें धरातल की, तो मैदानी चावल भी होते हैं, पहाड़ी चावल भी होते हैं। तो चावल मैदानों में भी पाए जाते हैं, पहाड़ों पर भी उगाए जा सकते हैं। चावल जो है आर्द्र उपोष्ण एवं उष्ण जलवायु की फसल होती है। आपसे पूछेगा चावल जो है किस कटिबंध का पौधा है, तो चावल मेरे प्यारे दोस्तों आर्द्र उपोष्ण या फिर उष्ण जो है जलवायु का की फसल होती है। ध्यान रखेंगे, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता मतलब कि जो है पानी की आवश्यकता होती है, और वर्तमान समय में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के साथ ही इसकी कृषि जो है शुष्क प्रदेशों में भी होने लगी। मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर भी जो है तमाम सारे जो है सिंचाई के साधन हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पर उगा लेते हैं।
ध्यान रखें। चावल की अगर बात करें तो चावल की उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। वैसे आप जो मैं डाटा बता रहा हूँ चावल के लिए जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, ब्राज़ील, फिलीपाइन और जापान, वियतनाम इत्यादि। एक बार आप जो है चावल की कृषि को लेकर के एक बार गूगल करिएगा कि चावल के उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 पर देश कौन है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसी प्रकार से जितने भी मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा, कपास हो, चाहे लौह इस्पात हो, चाहे जो है एक प्रकार से गेहूं हो या रबर हो या किसी के उत्पादन की बात हो, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। चूँकि ये डाटा जो मैं आपको बताऊँगा तो गूगल करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ध्यान रखेंगे, डाटा आप एक बार कर लीजिएगा। सभी के जो है जितने भी जैसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का, इसको कर लीजिएगा। और प्रथम स्थान पर विश्व में कौन सा देश है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछने की संभावना अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यापारिक जगत में गेहूं की महत्वपूर्ण कितनी किस्में हैं। तो व्यापारिक जगत में मेरे प्यारे दोस्तों गेहूं की कितनी किस्में पूछ रहा है। व्यापारिक जगत में गेहूं की कितनी किस्में हैं। तो व्यापारिक जगत में गेहूं की मुख्य रूप से 5 किस्में विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर उसमें बताना चाहूँ तो पहला होता है कड़ा लाल बसंत ऋतु का गेहूं जो होता है। दूसरा होता है सख्त लाल होता है जो कि शीत ऋतु का गेहूं होता है। और वहीं तीसरा जो होता है मुलायम लाल होता है, शीतकाल का भी यही गेहूँ होता है। और चौथा है डूरम जो है गेहूँ की प्रजाति है। और पाँचवा है सफ़ेद गेहूँ। ठीक, अब तो गेहूं की कुछ ऐसी किस्में भी विकसित कर ली गई हैं जो कि अलास्का या फिर कनाडा जैसे क्षेत्रों में या फिर उत्तरी साइबेरिया की छोटी ग्रीष्म ऋतु में भी तैयार कर ली जाती हैं। ऐसे में आपको पता होनी चाहिए ये सारी बातें। गेहूं के लिए बात बताना चाहूँ तो गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा अगर पूछी जाए आपके एग्ज़ाम्स में कि गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा का औसत कितना होना चाहिए, तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा होती है तो गेहूं बड़े आसानी से हो जाएगा। अधिक वर्षा जो अगर हो जाती तो गेहूं के लिए हानिकारक भी है। मिट्टी गेहूं के लिए जो है चाहे जिस प्रकार की हो उसमें सक्सेस हो जाती है, किंतु अगर हल्की चिकनी मिट्टी होती है या फिर भारी दोमट मिट्टी हो तो उसमें गेहूं अच्छी मात्रा में आप उपज कर सकते हैं। वहीं आर्थिक दशाओं की बात की जाए तो गेहूं की कृषि के लिए आर्थिक दशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। खेतों में फसलों का हेर फेर हो या कृषि के वैज्ञानिक ढंगों का उपयोग हो, मशीनों का तकनीकी उत्तम प्रकार के बीज वगैरह अगर बोए जाए तो गेहूँ अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। जैसे बताना चाहूँ अगर आपको तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 पर है। लेकिन भंडारण की दृष्टि से बात करें तो यूपी सबसे अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन करता है भारत में। ठीक, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो गेहूं के उत्पादन में जो यूपी है सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन प्रति हेक्टेयर मतलब होता है कम जगह में ज़्यादा, कि एक हेक्टेयर में ज़्यादा गेहूं कौन उत्पादन करता है। जैसे पंजाब में बात करेंगे तो एक बीघे में लगभग 5-6 कुंटल गेहूँ जो है उपज कर लेंगे। लेकिन यूपी में कितना, एक बीघे में लगभग अगर बात करूँ तो अधिक से अधिक मात्रा में 3 कुंटल से ज़्यादा गेहूँ नहीं उगता है। ठीक, बहुत हो गया तो 4 हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, व्यापारिक जगत में गेहूं की महत्वपूर्ण कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हमने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपका कपास किस कटिबंध का पौधा है। कपास किस कटिबंध का पौधा है। ऑप्शन ए में दिया है उपोष्ण, बी में दिया है शीतोष्ण, सी में दिया है शीत और डी में दिया है उष्ण। तो कपास मेरे प्यारे दोस्तों जो है कैसा पौधा है, उपोष्ण कटिबंध का पौधा है कपास। किसका है, उपोष्ण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, 10वें का ए करेक्ट आंसर होगा। उपोष्ण कटिबंध का पौधा है कौन, कपास। और कपास जो है एक प्रकार से व्यापारिक फसल है जिसमें प्राप्त रेशे जो होते हैं उसके उपयोग जो होता है एक प्रकार से वस्त्र बनाने के लिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसकी कृषि की बात करें तो मुख्यतः 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में इसकी खेती की जाती है। तापमान की बात करें तो कपास की उपज के लिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और कपास जो होता है इसमें फूल एक प्रकार से होते हैं, टोंडो उसमें खिलता है और उसी में धागा रुई के सफ़ेद होता है। एक बार हमने कपास को लेकर के वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको बता दिया था कैसे निकाला जाता है। और पाला रहित एक प्रकार से होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। वर्षा की बात की जाए तो लगभग वर्षा के लिए भी 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा हो जाए तो बड़ी आसानी से कपास अच्छे मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। और वहीं मिट्टी की बात करें तो कपास की मिट्टी जो है प्रकार से अधिक प्रकार की मिट्टी में, विविध प्रकार की मिट्टियों में आप उपज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो इसके लिए ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जो नमी सोख करके पौधों को समान गति से जो है प्रकार से उसको वृद्धि करती रहे, उसको एक प्रकार से भोजन वगैरह इत्यादि देती रहे। इसमें आप अगर बता सकते हैं तो प्रधान दोमट मिट्टी हो गई, लावा से बनी मिट्टियाँ हो गई, चूने पत्थर मिट्टी हो गई और
और इसके बाद में काली रेगुर मिट्टी हो गई, ये सारी मिट्टियाँ इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, कपास के प्रकार में अगर देखा जाए तो कपास मुख्य रूप से कुछ छोटे रेशे वाले कपास होते हैं जो कि चीन, भारत, ब्राज़ील इत्यादि में पाए जाते हैं। और भारतीय कपास जो होते हैं मुख्य रूप से छोटे रेशे वाली कपास के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं मध्यम रेशे वाले कुछ मिश्र कपास होते हैं जिसकी लंबाई लगभग 2.5 से लेकर के 2 सही 3/4 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि मिस्र वगैरह में पाई जाती है, ब्राज़ील के क्षेत्रों में, पेरू के क्षेत्रों में पाई जाती है। और तीसरे श्रेणी के कपास वे होते हैं जो कि लंबे रेशे वाले होते हैं और इसकी लंबाई लगभग 6.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, फिर उससे भी अधिक होती है। इसको सागर द्वीपीय कपास कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में पूछेगा एग्जाम में कि सागर द्वीपीय कपास किस कपास को कहा जाता है, तो लंबे रेशे वाली कपास को हम सागर द्वीपीय कपास के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम यह कपास कहाँ पर मिला, तो फ्लोरिडा के किनारे वाले द्वीप जो है पर सबसे पहले पैदा किया गया और अब इसे उत्तरी अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में हम इसकी उपज को देख सकते हैं। ओके, इसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न अगर बताना चाहूँ, आपका 11वां नंबर प्रश्न है, रबर के लिए साधारणतः कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। तो रबर के लिए साधारणतः कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है रबर के लिए, अगर रबर उत्पादन आपको करना है तो कितनी जो है वर्षा के उपयोगी होनी चाहिए, कितनी वर्षा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर वर्षा की बात करें कपास के लिए, सॉरी रबर के लिए, ऑप्शन में दिया है 100 से 200 सेंटीमीटर, बी दिया है 200 से 300, सी दिया है 300 से 400 और डी दिया है 400 से 500। बहुत ज़्यादा हो गया उतना। आपको सबसे पहले बता दूं 11वें का जो करेक्ट आंसर होगा लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा अगर होती है, 200 से 300 ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। तो रबर के लिए एक प्रकार से अच्छी वर्षा मानी जाती है। और तापमान की बात की जाए रबर के लिए, तो रबर चूँकि गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, पानी अधिक मात्रा में चाहिए इसको और जलवायु गर्म चाहिए। ठीक, और एक प्रकार से ये इसकी बात बताना चाहे तो तापक्रम की अधिकता होनी चाहिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो ठीक ठाक मात्रा में रबर की उत्पत्ति हो सकती है। और वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर हमने आपको बता ही दी। वहीं धरातल में मिट्टी की बात की जाए तो समतल सुप्रवाहित धरातल होनी चाहिए और गहरी उपजाऊ मिट्टी की जो है इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन अगर दलदली भूमि है तो इसके लिए विकास में बाधक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि रबर जो होता है उससे रबर के वृक्षों में बीमारी आ जाती है और दूध संचयन करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है रबर के उत्पादन के लिए। रबर के उत्पादन में सबसे अगर बात करूं तो विश्व के 90% प्राकृतिक रबर जो होते हैं उसका उत्पादन दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही संपन्न करवाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लौह खनिज कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। लौह खनिज कितने प्रकार के होते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों जो है 4 प्रकार के होते हैं लौह खनिज। पहला होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट और चौथा होता है साइडेराइट। हेमेटाइट वे लौह अयस्क होते हैं जो कि एक प्रकार से सर्वप्रमुख अगर बात करें तो लौह खनिज यही माना जाता है हेमेटाइट। इसमें धातु संपन्नता 70% से भी अधिक होती है। मैग्नेटाइट जो होती है इसमें धातु संपन्नता 74% तक होती है। लिमोनाइट जो होता है इसमें धातु संपन्नता 40 से लेकर के 60% तक होती है। साइडेराइट में धातु संपन्नता 30 से 45% तक मानी जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्लाइड लाने का प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न 13वां नंबर, भारत में मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। ए दिया है यूपी, बी दिया है बिहार, सी दिया है महाराष्ट्र और डी दिया है मध्य प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका 13वां नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा 13 नंबर का मध्य प्रदेश। बॉक्साइट के उत्पादन में, क्या बोला हमने, बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है भारत में। बॉक्साइट के उत्पादन में मेरे प्यारे दोस्तों 13वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर अधिक मात्रा में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है। तो विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में, यहाँ पर भारत में मैग्नीज उत्पादन के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है गिनी, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है आपका जमैका। क्या करेक्ट आंसर होगा जो है किसके उत्पादन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बात कर रहा है बॉक्साइट उत्पादन में। किसमें, बॉक्साइट उत्पादन में। सभी लोग बताने का प्रयास करें फटाफट 14वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं। 14वें का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कोयले के प्रकार हैं क्या? कोयले के प्रकार है, ऑप्शन ए में दिया है लिग्नाइट, बी ऑप्शन दिया है बिटुमिनस, सी ऑप्शन दिया है एंथ्रासाइट और डी ऑप्शन दिया है या सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर? कोयले के प्रकार क्या हैं? कोयले के प्रकार इनमें से कौन है? सभी हैं। लिग्नाइट भी है, बिटुमिनस भी है और एंथ्रासाइट भी है। सब कोयले के क्या हैं? प्रकार है। ध्यान रखेंगे कोयले के प्रकार हैं ये सब। ओके, इन सभी को आप सर्च करिएगा कोयला कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड ये सब कोयले के प्रकार होते हैं। लिग्नाइट जो कोयला होता है यह हल्का भूरा रंग का होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। और यह धुआं अधिक और ताप कम देता है, धुआं ज़्यादा देता है लिग्नाइट कोयला और ताप कम देता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है संसार में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो आपसे पूछेगा संसार में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला कोयला का प्रकार कौन सा है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक, ध्यान रखेंगे रूर प्रदेश जो जर्मनी का है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। वही एंथ्रासाइड जो है यह कड़ा घनीभूत आपनूस की तरह काला एवं चमकीला होता है, जिसमें नमी जो होती है नहीं के बराबर सी होती है। कार्बन संपन्नता इसमें लगभग 91 से 96% तक इसमें कार्बन की संपन्नता पाई जाती है। धुआं तथा राख के ही साथ या नीली लौ के साथ जलता है और यह आदर्श कोयला मतलब ठीक ठाक कोयला होता है। ठीक, यह बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न है विश्व ऊर्जा सम्मेलन के आकलन के अनुसार पेट्रोलियम की उपलब्ध संचित राशि है। 16वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि विश्व हमने क्या पूछा आपसे? विश्व में अगर बात करी जाए तो विश्व ऊर्जा सम्मेलन के आकलन के अनुसार पेट्रोलियम की जो उपलब्ध संचित राशि है वह कितनी है? वह कितनी है? ऑप्शन ए में दिया 60 अरब टन, बी में दिया 70 अरब टन, सी में दिया 88 अरब टन और डी में दिया एनओटी नॉन ऑफ दीज। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? 16वें नंबर का क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी लोग फटाफट बताएं 16वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 88 अरब टन, 88 अरब टन ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर ऑप्शन ए में दिया है कानपुर, बी ऑप्शन दिया है लखनऊ, सी ऑप्शन दिया है दिल्ली और डी ऑप्शन दिया अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन डी है। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग की मात्रा अधिक मात्रा में है, तो वहीं से यह प्रश्न पूछ लिया गया, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे सूती वस्त्र उद्योग में जापान का क्या स्थान है? तो सूती वस्त्र उद्योग में जापान का चौथा स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों। 18वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 5वां स्थान है। किसका? जापान का 5वां स्थान है। ओके, 5वां स्थान है किसका? जापान का 5वां स्थान है सूती वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न है जापान में प्रथम औद्योगिक प्रदेश है, मतलब जापान में प्रधान औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से प्रधान? तो जापान में 4 औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से आप देखते होंगे, क्वांतो, किंकी, नगोया और एक क्यूशू। ठीक, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं। ओके, ध्यान रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग में जापान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, इन सभी प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बताने चाहें अगर आपको, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर आपके। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी होगा ये। अगला प्रश्न 20वां, कौन सी भूमध्य सागर को लाल सागर, मतलब कौन सी जो नहर है, कौन सी नहर, यहाँ पर नहर लिखना भूल गए हम, कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? बताने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? बताने का प्रयास करें। ए ऑप्शन में दिया होगा सुएज नहर, बी ऑप्शन में दिया होगा पनामा नहर, सी ऑप्शन में दिया होगा ये दोनों नहरें, और डी ऑप्शन में दिया होगा इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है वह सुएज नहर है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर भी कौन है? सुएज नहर है मेरे प्यारे दोस्तों। सुएज नहर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर भी है, और एक प्रकार से यह स्थल संयोजक को काट करके बनाई गई थी, सुएज के स्थल को काट करके बनाई गई थी, इसलिए जो है इसको सुएज नहर के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
फर्डिनेंड जो है लैसेस नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में यह नहर बनाई गई थी और 1869 ईस्वी में बनाई गई थी। आपसे एग्जाम से पूछेगा यह नहर कब बनाई गई, तो 1869 में बनाई गई और इसके बनाने में लगभग 180 लाख पाउंड का खर्च हुआ था और निर्माण कार्य सन जो है 1859 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1869 ईस्वी लगभग, मेरे प्यारे दोस्तों अगर बताना चाहूँ, 10 सालों तक चला हुआ था ये। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह नहर। ठीक, अफ्रीका और एशिया के बीच से बहती है, अफ्रीका और एशिया के बीच से बहती है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वान थ्यूनेन के अनुसार प्रदेश में फसलों की कितनी पेटियां पाई जाती है। वान थ्यूनेन के अनुसार प्रदेश में फसलों की कितनी पेटियां पाई जाती है। वान थ्यूनेन एक प्रकार से एक विचारक है और ये विचारक क्या है, एक प्रकार से भूगोलवेत्ता हैं और इनके अनुसार इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने जो है पेटियां बताई हैं बहुत सारी और फसलों की पेटियां बताई है। उन पेटियों के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वान थ्यूनेन के अनुसार। तो वान थ्यूनेन ने 6 प्रकार की पेटियों का विवरण बताया है कृषि को लेकर के। और 6 प्रकार की पेटियां कौन सी है, ऐसे आप देखेंगे, प्रथम पेटी, द्वितीय पेटी, तृतीय पेटी, चौथी, पांचवी और छठी पेटी है। प्रथम पेटी क्या है, प्रथम पेटी में जो है फल, दूध और सब्जी वगैरह जो होती है इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये पदार्थ शीघ्र खराब हो जाते, जल्दी खराब हो जाते हैं और कम दूरी के कारण नगर से माल जो होता है कम खर्च पर पहुंचाया जाता है। इसको प्रथम पेटी के अंदर रखते हैं। द्वितीय पेटी में वह सामग्री आती है जैसे कि इमारती एवं जलवान की जो जलावन की लकड़ियाँ होती हैं, उनके हेतु जो वनों का विकास होता है वो किया जाता है और लकड़ी कम मूल्य का भारी पदार्थ होता है जो कि अधिक परिवहन मूल्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसको द्वितीय पेटी के अंतर्गत रखा गया। तृतीय पेटी के अंतर्गत में गहन कृषि पद्धति के द्वारा अनाज की कृषि की जाती है, इसमें प्रति भूमि का भी कमी होती है। और साथ ही साथ चौथी पेटी है, इसमें फसल की सघनता होती है, सघनता नहीं होती मतलब कम होती, सघनता इसमें कम होती मतलब कि छिटपुट खेती होती है। पाँचवीं पेटी कृषि में लगभग बताना चाहें अगर आपको, तो पाँचवीं पेटी में आपको 3 खेत व्यवस्था पाई जाती है। 1/3 क्षेत्र फसलों के अधीन होता है और दूसरा 1/3 क्षेत्र में चारागाह होता है तथा जो शेष 1/3 भाग बचता है वो भूमि प्रति के रूप में पड़ा होता है। छठवीं पेटी वहीं होती है, इस पेटी में जो है पशुओं को चराया जाता है, पशु चारण पेटी होती है। या वान थ्यूनेन ने 6 प्रकार की पेटियों के बारे में बताया है। ठीक, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपने सारे मुद्दों को समझा, जाना और बड़ी आसानी से सारे मुद्दे आपके समझ में आए होंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के बी द्वितीय वर्ष से संबंधित जो है जियोग्राफी का यह प्रथम प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। अब जो है जल्द ही सेकंड पेपर को लेकर के, भारत के भूगोल को लेकर के जो प्रश्न पत्र होंगे उसको लेकर के जल्द ही वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले कल की वीडियो में आप समाजशास्त्र के जो है बहुत सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। लगभग 30 से अधिक प्रश्नों को उसमें हमने लिख करके आपको बताया है और 30 प्रश्नों को लेकर के 30 से लगभग 300 प्रश्न आपके सोशियोलॉजी में तैयार होंगे। तो उस सेशन को अटेंड करने का प्रयास करें। कल 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्लास होगी, उसको देखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें। सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग जय हिंद लिखने का प्रयास करें। जय हिंद सभी को, और सभी लोगों को गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।